नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। अब इसके बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी पर अवस्थित है। अब ये भी तो क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि लोथल की खोज 1953 से लेकर के 1956 के बीच में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। किन के द्वारा? तो रंगनाथ राव के द्वारा। तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि लोथल से बंदरगाह, युगल, सावधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मुहर आदि का प्रमाण मिलते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मैचिंग करने वाले में कि लोथल से निम्न में से किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं। तो ये 5 जो चीज़ें हैं इसको आप नोट डाउन रखिए, कभी भी कहीं से भी पूछता है तो आपको कर ले जाने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में बी लाल और बी के थापर द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? बी लाल और बी के थापर द्वारा। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत यानी हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जब आप डीप स्टडी करोगे पीएससी लेवल और पीएससी लेवल की जब तैयारी आप करते हो तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिका मेडू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है, और भारत व्यापार के पक्ष में थे, यानी कि व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में है, यानी भारत का व्यापार हम अपने अलावा दूसरे देशों के साथ हमेशा से रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे पॉइंट बने और कितने सारे क्वेश्चन बने। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह का टेस्ट सीरीज मैं डेली लाने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा। साइड से जो साउंड आ रही है वो बाहर में, मतलब हमारे रूम के बाहर में पक्षी चहचहा रही है, रात का टाइम है, तो वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। जो हमारा काम है हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टेराकोटा। अब इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं यानी मूर्तियों को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बन के आता है कि टेराकोटा किसको कहते हैं? तो मिट्टी की जो पकी हुई मूर्ति होती है उसको टेराकोटा कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि कांस्य में 9:1 में तांबा एवं टीन का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। लोहे का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वो तांबा का उपयोग करते थे। लास्ट का पॉइंट है
जबकि मोहरों के बनने से सर्वाधिक उपयोग सेलखंडी का किया गया। सैंधव मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हुआ करते थे। ठीक है, तो इतनी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको यहां से मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ को। अब इनके विषय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानेंगे हम लोग। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ यानी 1713 ईस्वी से 1720 जो इनका कार्यकाल था को माना जाता है। दोस्तों एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों दूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पढ़ने के ख्याल से आए हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं डेली यही टेस्ट लेकर के आने वाला हूँ। इसी तरीके का टेस्ट रहेगा जहाँ से एक ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कोरिलेट करके पढ़ने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि बालाजी विश्वनाथ चीत पावन ब्राह्मण थे। कैसे थे? चीत पावन ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया था। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया था। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पद पर कब नियुक्ति हुई थी? तो 1713 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अब्दाली यानी कि अफगान के बीच में हुआ था। चौथा पॉइंट बनता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। ठीक है, वहाँ पे बौद्ध का एक स्तूप है, गुफा है, चित्रकारी है, आप वहाँ पे कभी भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट इसका क्या है कि सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। कहाँ पे है? रायसेन जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरावती स्तूप का संबंध शुंग वंश से है। किस वंश से? शुंग वंश से। स्तूप जहां बौद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, यानी स्तूप कहते किसको हैं? जहां पे बौद्ध का अवशेष रखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चैतन्य पूजागृह बौद्ध धर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलकेशन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसे और भी शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट डालूंगा और बाकी को कट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निजी कमेंट में सुझाव जरूर करें कि आपको टेस्ट सीरीज कैसा लगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजय किया था। अब देखिए क्वेश्चन बना ना कि पुलकेशन द्वितीय ने किसे पराजय किया था? तो हर्षवर्धन को। कहाँ पराजय किया था? तो नर्मदा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के नरसिम्हन वर्मन ने 1642 ईस्वी में वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर दी। यानी कि पुलकेशन द्वितीय का द एंड किसने किया था? एक मिनट ब्रश ले लूँ। इनका द एंड किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन ने। कब किया था? तो 642 ईस्वी में। और ये कहाँ के राजा थे? तो वातापी के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 4 चालुक्य वंशों की शाखा थी। वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे। राजधानी खुद वातापी थी।
कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप थे। राजधानी मान्यखीट थी। अहिल्य बाण के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे। यानी कि जो भी 4 चालुक्यों का जो वंश था, मैंने उसका सारा डिटेल्स निकाल के रख दिया है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। ठीक है, में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। अब कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, कपिल का पुत्र था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। ये क्वेश्चन वीवीआईपी है जो बन के आता है। ठीक है, आईएमपी लगा लीजिए इस पे। नौसेनापति नियार्कस थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निकेटर का अर्थ विजेता होता है। ये लूसेंट के बुक में है। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है सिकंदर के ने भारत के झेलम क्षेत्र में शासक पोरस को हाईस्पेसीज के युद्ध में पराजित किया था। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन है कि सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में पराजित किया था? तो हाईस्पेसीज युद्ध में। ठीक है, क्या आपको पता था इससे पहले? नहीं पता होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी कि हाईस्पेसीज युद्ध में पराजय किया था। ये चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा चैनल का नाम है पढ़ता है भारत एमआई भूषण के साथ। मैं खुद एमआई भूषण। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा का। ठीक है, अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकल के आया है कि तांबा गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार धातु है। यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। विद्युत सुचालकता होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र यानी कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है। भारत में तांबे का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से किया जाता आ रहा है। वैदिक काल में भी इसका प्रथमतः प्रयोग किया गया था, यानी वैदिक काल में भी सबसे पहले इसका उपयोग किया था। झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि झारखंड का कौन सा जिला? सिंहभूम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिलते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स लिख रखा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा कल के वीडियो में। अगर आप कहते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें ठीक है तो मैं रहने दूंगा, नहीं तो इसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, कृष्णदेव राय का कार्यकाल क्या था? 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक। तुबल वंश के वीर नरसिंह का अनुज थे। वो 8 अगस्त 1909 को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गए थे। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संहिता आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वसुमित्र ने, ऑप्शन डी। अब देखिए इसका डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है उसको उल्लेखित करते हैं। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगीर में 483 ईसा पूर्व।
द्वितीय बौद्ध संधि कब हुई थी? वैशाली में। तृतीय कब हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में। और चौथा कब हुई थी? तो कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और जान लीजिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुआ था। यह संगीति कश्मीर के कुंडलबन में आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति। ठीक है, भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलित मनुस्मृति का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्या पूछा है? नहीं थी। ठीक है, आपको नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर है क्रीट की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन तो थी, मेसोपोटामिया भी उसी समय था, चीन की सभ्यता थी, नहीं थी तो कौन थी? नहीं तो ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है चौसा का युद्ध। और कलिंजर के युद्ध में तो ये खुद ही मर गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी खुद ही मर गया था, कलिंजर के पूरे दुर्ग को घेर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट देख लीजिए, चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं व शेर खां यानी शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा का यह महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपनी कुल गलतियों के कारण हार गया था। युद्ध में मुगल सेना की काफ़ी तबाही हुई और उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसमें क्या कारण थे? तो देखिए, इसका बहुत सा कारण था, मैं आपको सोल्ड आउट करवाता हूँ धीरे धीरे। पहला कारण कि अच्छी उपज, तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि हम लोग गंगा नदी के किनारे पे थे, जहाँ पे गंगा का जल हमें मिल जाता था यानी सिंचाई के लिए, तो ये रीजन था अच्छी उपज। ठीक है, लोहे की खदान, बिल्कुल हम लोग पूर्णतः परिपूर्ण थे इन सब चीज़ों से। और गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन की सुविधा, ये भी बिल्कुल सही है। और जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही है, यानी कि चारों का चारों पॉइंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। देखिए, इन सब चीज़ों की प्रधानता के कारण ही मगध जो साम्राज्य था वो अधिक शक्तिशाली था। और अभी जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी मगध की धरती से हूँ। ठीक है, मैं मगध से हूँ, मैं बिहार के बोधगया से हूँ। ठीक है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से हूँ, इसलिए कि मैंने बता दिया क्योंकि मैं यहाँ पे से हूँ, और अपनी जगह की जब कुछ प्रशंसा होती है तो दिल में खुशी आ ही जाती है। ठीक है, इसके वजह से मैंने बता दिया, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है संपूर्ण विश्व प्राणवान है जी। दूसरा पॉइंट है जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा पॉइंट है कि कर्म के चक्र में मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सिद्धांत किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है। जब तक आप
थोड़ा सा हट के नहीं पढ़ेंगे ना, या डीप नहीं पढ़ेंगे, तो आपको नहीं सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन का। और ये तीनों सिद्धांत जो है ये बौद्ध और जैन धर्म है, सॉरी जैन धर्म में है। बौद्ध धर्म में कुछ चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जैन धर्म में ये तीनों सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है मौर्य सम्राट अशोक, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उनके अभिलेख, कौन सा अभिलेख देखिए वो निकल के आ जाएगा, अपने राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह 2.5 वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया और कोन गमन बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगना किया। ठीक है, अब देखिए मेरे मुंह से बाह क्यों निकला, ये बोध गया, मैं यहीं से हूँ। ठीक है, अगर आप गया से बाहर के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहीं से हूँ। ठीक है, जिसका चर्चा आपके वीडियो में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं, और ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, इतना ही छोटा पॉइंट बनाऊंगा कल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसके बारे में हम जानेंगे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अर्थवेद तथा सांख्य दर्शन से संबंधित विषय की पढ़ाई कराई जाती थी। युवान चवांग ने लिखा था कि नालंदा के एक सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे। 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। यानी शीलभद्र का चर्चा बहुत सारे उपन्यास में भी मिलता है कि वो ऐसे थे जो हर तरीके की विद्या से परिपूर्ण थे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। और आप अपना निजी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, इसमें मैं क्या सुधार करूं, आपके लिए इसी तरह का टेस्ट लाऊं या फिर जो डिटेल्स मैं बताता हूं उसको शॉर्ट करूं। जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।